इज डेथ, डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ द पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। बच्चा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इनके कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं है। हाँ, कहीं कहीं हमारी अकाउंट्स के नाम आपको नए देखने को मिल सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं सिर्फ कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। रीजन क्या है बेटा? ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। अब मान लीजिए सी जा रहा है, अब सी जा रहा है, किसी भी रीजन से जा रहा है, किसी भी रीजन से जा सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट लेकर जा रहा है, चाहे उसकी डेथ हो गई है, चाहे वो बीमार है, किसी भी रीजन से जा रहा है। क्या उसके जाने की वजह से, मतलब उसका जो जाने का रीजन है उसकी वजह से क्या मेरे कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो फिर इसको अलग चैप्टर क्यों बनाया? क्यों हमने इसी को रिटायरमेंट के साथ क्यों नहीं पढ़ा? बेटा अगर आप आईएससी बोर्ड में होते तो आपके डेथ और रिटायरमेंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, ठीक है, यहां पर जो रिटायरमेंट के आपने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारी रिटायरमेंट जो हुई है वो एंड ऑफ द ईयर हुई है। यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने पूरे साल वेट किया कि जब मेरा साल खत्म होगा मैं तब जाकर रिटायरमेंट लूंगा, बीच में कहीं पर भी रिटायरमेंट नहीं ले रहा। ठीक है, लेकिन बेटा डेथ के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता। डेथ के केस के अंदर क्या होगा? डेथ कभी भी हो सकती है। डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है, वो वेट नहीं करेगा कि मेरे फर्म में के अकाउंट्स क्लोज हो और उसके बाद मैं मरूंगा। ठीक है, बस डिफरेंस यही है कि रिटायरमेंट आपने जो भी पढ़ी है वो एंड ऑफ द ईयर पढ़ी है, बीच में नहीं पढ़ी, और डेथ हमारी कभी भी इस चैप्टर में पार्टनर की हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है इसके साथ साथ कि दीदी अगर रिटायरमेंट भी हमारी कहीं मिड ऑफ द ईयर हो जाए तो क्या करेंगे? बेटा कॉन्सेप्ट अगेन सेम है। अगर डेथ हो रही है, अगर मैंने आपको डेथ के कॉन्सेप्ट समझा दिए कि मिड ऑफ द ईयर के अंदर डेथ का क्या करना है, तो वो रिटायरमेंट पर एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बस हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब कोई पार्टनर मिड ऑफ द ईयर, मिड का मतलब पार्ट ऑफ द ईयर कहीं पर भी जा रहा है, तो उस केस के अंदर हमें क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चा क्या फर्क पड़ेगा, आइए पहले एनालाइज ही कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक दे रखे हैं। अगेन मेरे पास ए बी सी तीन पार्टनर 1:1:1 के अंदर प्रॉफिट बांट रहे थे। सी की डेथ हो गई। कब हुई? सी की डेथ हुई 30/9/2021 को। ठीक है, एक काम करते हैं, 21 नहीं लेते, 20 ही ले लेते हैं। ठीक, साल जो था, ध्यान से देखेंगे, साल जो हमारा अभी खत्म हुआ था, जो जस्ट अभी जिसकी बैलेंस शीट बनाई थी, वो कौन सा साल होगा बेटा? 31/3/20। और डेथ कब हो रही है बेटा? 30/9/20। अब बच्चा जब भी कोई पार्टनर हमारी फर्म से जाता है तो हम तीन चीजों की एडजस्टमेंट करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये आपका मतलब कहते हैं ना पूरे के पूरे चैप्टर का सारांश है, राइट? तो हम तीन चीजों की एडजस्टमेंट करते थे। कौन कौन सी चीजें होती थी, रिकॉल कीजिए। सबसे पहला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा गुडविल का एडजस्टमेंट, और तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब बच्चा ये सारी की सारी चीजें, ये तीनों की तीनों चीजें हमें कब की दे रखी होती थी? 31/3/20 की। ठीक है, ये अभी भी हमें जो बैलेंस शीट दी जाएगी वो कब की दी जाएगी? 31/3/20 की, क्योंकि 30/9/20 को हम बैलेंस शीट नहीं बनाते। ठीक, तो जो भी चीज 31/3/20 की है, राइट, वो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर कर नक्की करेंगे। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा हम बांट देंगे। गुडविल जो हम वैल्यू करेंगे वो हम इसी दिन की कर लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 30/9 की ही कर लेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी हम 30/9 का कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेटा प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम उन ट्रांजेक्शन्स की आएगी जो लास्ट बैलेंस शीट की डेट से पार्टनर की डेथ तक की ट्रांजेक्शन्स है। जैसे
कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन होंगी बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है, रेंट टू पार्टनर हो सकता है, सैलरी टू पार्टनर हो सकता है, कमीशन टू पार्टनर हो सकता है, प्रॉफिट जो उसका था कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये पार्ट ऑफ द ईयर 6 महीने का प्रॉफिट। ठीक है, इस बीच में उसने अगर कोई ड्राइंग्स करी है तो उसकी एडजस्टमेंट। तो बेसिकली क्या है, इन तीन चीजों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमें वैसे ही करनी है जैसे हमें पहले कराई थी। बट हमें जो ध्यान देना है वो इस पीरियड पर ध्यान देना है, ये जो 6 महीने का पीरियड है बिटवीन द लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। और उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सीधे सिंपल सी जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है जी, इतना समझ आ गया तो थम्स अप। अगर आप लोगों को समझ आ गया, अब मेरे को ये वाले जो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनकी एडजस्टमेंट हमें सीखनी है, इसमें से मैं सबसे पहले उठा रही हूं प्रॉफिट का। प्रॉफिट, हाँ बेटा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, जो लास्ट बैलेंस शीट की डेट से लेकर डिसीज पार्टनर की डेथ की डेट पर है, इसके बीच का प्रॉफिट कौन सा, आइए देखते हैं। ABC 3 अगेन पार्टनर 1:1:1। 31/3/20 को हमारी लास्ट बैलेंस शीट बनी थी, डेथ जो हुई है वो 30/9 को हुई है। तो उस बंदे ने काम कितना किया बेटा, 6 महीने। अब 6 महीने तो उसने बेटा काम किया, वो जिंदा था, ठीक है, तो इन 6 महीने का प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। बेटा प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट निकलता है एंड ऑफ द ईयर, है ना, एंड ऑफ द ईयर निकलता है। लेकिन बच्चा एंड ऑफ द ईयर की तो हम वेट नहीं कर सकते, हमें तो उसके अकाउंट्स आज ही क्लोज करने हैं क्योंकि बेचारे की डेथ हो गई है। अब वो सारा पैसा उसके एग्जीक्यूटर को या उसके हेयर को देना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। क्यों एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि बेटा जब तक P&L नहीं बनता तब तक हम एक्चुअल प्रॉफिट तो निकाल नहीं सकते। अब कोई ना कोई बेसिस लेकर हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। अब वो बेसिस कौन से होते हैं, तो वी हैव टू टाइप ऑफ बेसिस, वन इज एवरेज प्रॉफिट बेसिस एंड सेकेंड इज सेल बेसिस। ठीक है बेटा, एवरेज प्रॉफिट बेसिस हम तब ऑप्ट करते हैं जब हमें पता है, जब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट निकलता है वो पूरे साल में यूनिफॉर्मली निकलता है, यानी हर महीने एक जैसा निकलता है। ऐसा नहीं है कि किसी सीजन में ज्यादा और कभी किसी सीजन में कम, यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। लेकिन बेटा सेल बेसिस हम कब यूज करते हैं, जब मुझे पता है कि मेरा जो बिजनेस है दैट इज सीजनल, यानी वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है दैट इज ऑफ वुलन क्लॉथ, अब सर्दियों में तो ज्यादा बिकेगा, गर्मियों में नहीं बिकेगा। तो जहां हमारा जो प्रॉफिट यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द ईयर, हम वहां सेल बेसिस लेते हैं। ठीक है, अब एवरेज बेसिस में हम कैसे लेंगे, आइए बेटा। एवरेज प्रॉफिट बेसिस बहुत ईजी है, आपको लग रहा होगा कितना मुश्किल होगा, बहुत ईजी है बेटा। यहाँ पर हम प्रॉफिट, पिछले सालों के प्रॉफिट के बेसिस पर इस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस साल का प्रॉफिट, कौन से साल का, जिस साल उसकी डेथ हुई है, 30/9 वाले साल का जो प्रॉफिट है वो उसी तरीके से निकलेगा जिस साल, जो पिछले साल का प्रॉफिट था। अब बेटा पिछले साल का जो प्रॉफिट था दैट वाज 1.5 लाख। तो मैंने आपको क्वेश्चन में खुद कहा, क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है, कि भाई मैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट मानकर चल रही हूँ कि इस साल जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही मैं मानूंगी कि इस साल का भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब मुझे लेना है शेयर उसका। ठीक है, तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट अज्यूम कर लिया, उसमें मैंने शेयर इनटू करा। ठीक है, किसका शेयर, जो डिसीज पार्टनर का है, और साथ साथ मैंने उसको मंथ से इनटू कर दिया। क्यों मंथ से इनटू कर दिया, क्योंकि बेटा उसने तो काम सिर्फ कितने महीने किया, 6 महीने। तो क्या हम उसे पूरे साल का प्रॉफिट देंगे, नहीं। तो मैंने क्या करा, प्रॉफिट इनटू में टाइम, इनटू में उसका शेयर। तो ये क्या निकल गया, ये डिसीज पार्टनर यानी सी का शेयर निकल गया। और इसको मैं क्या बोलती हूँ, टी टी एस। यानी आपको ये तीन चीजें चेक करनी है,
कि अगर आपका P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, T स्टैंड्स फॉर टाइम और S स्टैंड्स फॉर शेयर, यानी आपको ये तीनों चीजें कंसिडर करनी है, उसके बाद ही क्या निकलेगा आपका C का शेयर निकलेगा। तो बेटा C का शेयर कितना आया? 25,000। तो ये 25,000 मैं उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगी, ये अज्यूम कर कर कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्किंग उसने हमारे फर्म से 25,000 रुपए बेसिकली कमाए हैं, यानी उसको मिलने चाहिए थे। सो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड। क्या आपको समझ आ गया? मान लीजिए अगेन ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 था। सी की डेथ हो गई। कब डेथ हुई बेटा? 30/9 को डेथ हुई है, ठीक है। अच्छा, उसका जो प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है वो 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट पर करना है, ठीक है। तो आपको पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट भी दिया, ये 2020 का कर लिया, तो ये आया 19-20, 18-19 और 17-18। आपको ऐसे क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज 60,000, 90,000 एंड 30,000। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्योंकि हमें पीटीएस कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट देखना पड़ेगा। क्या ये प्रॉफिट आ गया? हाँ, एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आए बेटा? 60 प्लस 90 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज 20,000, सॉरी दिस इज 60,000। ठीक है जी, 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। मैंने प्रॉफिट के नीचे इसको लिख दिया। अब टाइम देखो तो बेटा उसने 30/9 तक काम किया। हमारा जो साल खत्म हो रहा है वो 31/3/20 को हो रहा है। तो अगेन उसने 6 महीने काम किया, तो 6/12 और उसका शेयर कितना था? 1/5। तो हमारा उसका शेयर कितना है बेटा? दैट इज 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 5। रुपए हमने कैलकुलेट करे हैं और ये 6,000 रुपए हमारे सी यानी डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। और बेटा इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक जर्नल एंट्री करते हैं, वो जर्नल एंट्री भी हम साथ साथ कर लेते हैं। क्या जर्नल एंट्री होती है बेटा? क्योंकि ये प्रॉफिट हमें किसको देना है? सी को देना है। तो सी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल। अब डेबिट किसे करें? ना तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन बना, तो क्या करेंगे? एक नया अकाउंट खोलते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये 6,000 रुपए उस अकाउंट में डाल देते हैं। ये कैसा अकाउंट होता है बेटा? ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो फॉर द टाइमिंग हमने ओपन किया है। जब हम अपने अकाउंट्स बना लेंगे, राइट, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करके खत्म कर देंगे, सॉरी क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। बेसिकली क्या होगा? ये वाला अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, ये मानते हुए कि अब मेरा पी एंड एल बन गया और अब मैं वहां से इसको एडजस्ट कर दूंगी। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई फॉर दी फॉर दी गिविंग प्रॉफिट टू द डिसीज्ड पार्टनर। समझ आ गया? तो थम्स अप कीजिए। और बेटा ये बहुत यूजुअल क्वेश्चन आता है कि डिसीज पार्टनर के डेथ के टाइम पर जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस टाइम पर कौन सा अकाउंट खोला जाता है। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं। मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा, डेथ ऑफ द पार्टनर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो कहता है हमें बी का शेयर निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अमाउंट निकल जाएगा, तो जर्नल एंट्री तो मैंने अभी आपको कराई। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए बी सी तीन पार्टनर है, बी की डेथ हो गई। कब डेथ हो रही है बेटा? 31 अगस्त को, ठीक है। बी का शेयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी जब से हमारी बैलेंस शीट बनी है और अब जब उसकी डेथ हुई है, वो कैसे है? कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर द डेथ, यानी 3 साल के एवरेज प्रॉफिट। कौन कौन सा साल है बेटा? जो 31 मार्च 9, 10 और 11 को खत्म हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 40,000, 50,000 और 72,000।
divided by 3. तो that is 162 divided by 3. ठीक है, तो ये आ गया आपका 5,4,000. ठीक है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. और अब हमें क्या देखना है बेटा, याद है आपको, पीटीएस देखना है, प्रॉफिट टाइम एंड शेयर. तो पी का शेयर कितना आएगा, प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आया, 54,000. उसके बाद हमें क्या करना है, शेयर की बात करनी है. शेयर कितना है, उस टाइम की बात करनी है. टाइम कितना है बेटा, 31 अगस्त. लास्ट कब खत्म हुआ हमारा, मार्च. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 5 महीने हैं. 5/12. और उसका शेयर कितना था, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम इक्वल मान लें. बिल्कुल जी, इक्वल मान लिया. आइए कैलकुलेशन करते हैं. 7,500 रुपीज, 7,500 हमारा क्या आ गया, शेयर आ गया. और इसका जर्नल एंट्री क्या पास होगी बेटा, जर्नल एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट being profit credited to deceased partner account. So this is my answer, rupees 7,500 and the journal entry. समझ आ गया, तो हम करेंगे, उसके बाद देखते हैं आंसर कैसे निकलेगा. एक बार फिर से हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे. कहता है कैलकुलेट द मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. यानी यहाँ पर हमें गुडविल का भी ट्रीटमेंट देखना है, प्रॉफिट की भी बात करनी है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है कि हरि, मोहन और सोहन 3 पार्टनर हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो गया. जो हमारी बुक्स क्लोज हो रही है वो 31 मार्च एवरी ईयर हो रही है. मोहन की जो डेथ हो रही है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, जो डेथ हो रही है वो 24/8/2007 को हो रही है. ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको यहाँ पर डेज काउंट करने पड़ेंगे. यानी जब आपको मंथ में ना देकर आपको किस हिसाब से दिया हुआ है, क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है डेज के अंदर, यानी तारीख दे रखी है, तो यहाँ आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. कैसे कैलकुलेट होंगे बेटा, अप्रैल के 30 दिन, ठीक है, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन एंड 24 दिन आपके किसके हो गए, दैट इज फॉर अगस्त. तो टोटल देखिए कितना आया, 146 डेज. ठीक है, तो इस तरीके से जब तारीख दी जाएगी, हाँ अगर आपका मिड है, यानी मिड यानी 15/8 देता, तो फिर आप मंथ में काउंट करते. तो इसको आप कैसे करते, 1 महीना, 2, 3, 4 और ये 0.5, 15/8 दे रखा होता, तो 1, 2, 3, 4, 4.5 मंथ ले सकते थे. लेकिन जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 24/8 को, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. और एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, क्योंकि बेटा हमें 365 से अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसके मल्टीपल्स कैसे आते हैं, 73, 146, इस तरीके से. तो यूजुअल ये जो आपके डेज निकलेंगे वो इसी तरीके से, अदरवाइज फिर आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 146 डेज कैलकुलेट कर लिए. लिख लेते हैं इसको साइड में कि 146 डेज उसने काम किया है. डेट ऑफ डेथ को भी इंक्लूड कर कर चलना है. कहता है कि उसकी जो गुडविल उस दिन, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, गुडविल जो कैलकुलेट हुई थी वो फर्म की पूरी कितनी थी, 75,000. और जो प्रॉफिट हमें देखना है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट on the death of the partner his share of profit of the firm in the year of his death will be calculated. अभी वो बेसिस दे रहा है, on the basis of last year profit. और लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था, दैट वाज 2 लाख. तो सबसे पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो अगेन हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी पीटीएस, प्रॉफिट टाइम एंड शेयर. प्रॉफिट उसने हमें बता दिया 2 लाख पिछले साल का देखना है. टाइम हमारा 146 डिवाइडेड बाय 365. यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये कोई लीप ईयर तो नहीं है. ठीक है, तो उसी हिसाब से चलेंगे. चलिए आगे बात आती है,
ये तो लीप ईयर ही आएगा 365 146 365 नहीं, फिर हम इसको नॉर्मल ही लेकर चलेंगे क्योंकि अगर लीप ईयर ले लिया तो अगेन उसका जो पर्पस था 146 डेज का वो डिफीट हो जाएगा। और साथ में उसका शेयर कितना है बेटा, डेथ किसकी हुई है, मोहन की, तो मोहन यानी 2/5। तो आइए देखिए उसका शेयर कितना आ रहा है, दैट इज 32,000। अब शेयर निकल गया और शेयर की जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर की जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। ठीक है, कितना 32,000, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब बात करते हैं गुडविल की। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं गुडविल की। गुडविल का क्या आएगा, आपको पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और बेटा यहाँ पर अगर मोहन जा रहा है, राइट, तो मोहन के जाने से इसको यहाँ पर हाइड कर लो, तो न्यू शेयर क्या होगा 2:1। और ये हमारा केस नंबर 1 है, याद है ना। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस जो गेनिंग रेशियो आएगी एच और एस की वो भी 2:1 ही आएगी। तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी इस केस के अंदर, ये चीजें हम सारी रिटायरमेंट की वीडियोस में देख चुके हैं। क्या एंट्री आएगी, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल। बेटा यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ बट आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। तो 75,000 का एम का शेयर कितना था 2/5, तो 15 इंटू में 2 दैट इज 30,000। 30,000 को हमको कैसे डिवाइड करना है 2:1 में, तो 20,000 एच करेगा, 10,000 एस करेगा और 30,000 कौन करेगा, 30,000 किसको मिल जाएगा, एम को मिल जाएगा। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री है जो हम ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत बार कर कर आ चुके हैं। ठीक है, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि दीदी एक बार डेज का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। तो बेटा उसकी जो डेथ हुई थी वो 24/8/2007 को हुई है। ठीक है जी, अब यहाँ पर मुझे डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि डेट जो है वो मंथ्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो ये कैसे आएगा, तो बेटा हमारा जो लास्ट बैलेंस शीट बनी है वो 31/3/2006 को बनी होगी, वहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए। कैसे आएगा बेटा, अप्रैल के 30 दिन है ना, मार्च क्या क्या आते हैं, अप्रैल महीना आएगा, मई महीना आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा और अगस्त के 24 दिन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई के अंदर 31 दिन होते हैं और अगस्त के 24 दिन। तो टोटल कितना हो गया 146। तो हम जो प्रॉफिट निकालेंगे, जो हम पीटीएस कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख इंटू में 146 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, यहाँ पर मंथ मत लिख देना डिवाइडेड बाय 12, 365 इंटू में उसका शेयर, शेयर उसका था 2/5। करुणेश समझ आ गया बेटा, कहते हैं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल बेसिस। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं टीएस के क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको रिवीजन के लिए। हाँ एक बार ना कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं सेल बेसिस स्टार्ट कर देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है बट अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। कहता है अगेन रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कैलकुलेट द बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। एबीसी 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, बी की डेथ हो गई ऑन 31 मार्च 2016 फॉर द ईयर 16। अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखना है, डेथ जो हुई है वो 31 मार्च 16 को हुई है और जो मेरा साल है वो सिर्फ 2016 लिखा हुआ है, यानी सिर्फ 2016 है, तो वो कौन सी किसकी बात कर रहा है, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है। अगर 15-16 लिखा होता तो वो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ 16 लिखा हुआ है तो दैट इज द कैलेंडर ईयर। ठीक है, और साथ साथ उसने क्या कहा कि हमें 2015 का ही प्रॉफिट लेना है 16 के लिए भी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक एडजस्टमेंट करनी है। कहता है फॉर 2015 a bed debt of 2000 has been adjusted, has to be adjusted, यानी 2015 के प्रॉफिट में हमें 2000 रुपए का बैड डेट एडजस्ट करना है।
ठीक है, यानी पहले उस प्रॉफिट को थोड़ा सा साफ सफाई करनी है और फिर यूज करना है। तो बेटा जो मेरा प्रॉफिट था दैट वाज 14,000 2015 का। उसमें एडजस्टमेंट किस हिसाब से करनी है बेटा, 2000 के बैड डेट की, यानी मुझे प्रॉफिट कितना लेना है 12। ठीक है, और अब इसको क्या करना है पीटीएस। पीटीएस का मतलब प्रॉफिट आ गया 12,000, टाइम कितना लेना, अब 31 मार्च, दिसंबर से काउंट होगा यानी जनवरी से, जैन फेब मार्च 3/12, और उसका शेयर कितना है, कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो 1/3 ले लेंगे। ठीक है, तो 1000 उसका शेयर आ गया। समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट करके मुझे आंसर बताइए कि हो गया या नहीं। प्रॉफिट के लिए अब हम अपना नेक्स्ट मेथड करते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर का, दैट इज सेल बेसिस मेथड। ठीक है बेटा, सेल बेसिस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सेल को बेस लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए क्या, प्रॉफिट का। ठीक है, यानी हमें सेल से प्रॉफिट निकालना है। अब बेटा जब मैं सेल से प्रॉफिट निकालती हूँ ना, तो मुझे एक चीज चाहिए, दैट इज जीपी रेशो। जीपी रेशो, एनपी रेशो, जो भी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, मुझे कुछ परसेंटेज में चाहिए। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरी सेल थी 2 लाख रुपए और जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10% ऑफ सेल्स, तो मुझे ये 10% की फिगर तो चाहिए, ताकि मैं क्या करूंगी, 2 लाख का 10% इज इक्वल टू 20,000, और ये क्या गया मेरा प्रॉफिट। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट रेशियो दे रखा होगा, लेकिन कई बार आपको ये निकालना पड़ेगा। और बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का डाटा यूज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिख कर बताएगा प्रीवियस ईयर का डाटा क्या है। अब आती है बात, प्रीवियस ईयर के डाटा से हमें क्या करना है, जीपी रेशियो निकालना है। तो बेटा प्रॉफिट रेशियो क्या आती है, प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट जो भी प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू में 100। यानी मान लीजिए मैंने पिछली बार 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मेरी पिछले साल सेल थी 5 लाख, इनटू में 100, तो मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आई बेटा, दैट इज, मेरी प्रॉफिट रेशियो क्या आई, दैट इज 10%। तो अगर आपको ये क्वेश्चन में दे रखी होगी तो आप क्या करेंगे, करंट ईयर की सेल से डायरेक्ट इनटू करके अपना करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन नहीं दे रखी होगी तो फिर आपको प्रीवियस ईयर का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, आइए। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग 2:1, सी की डेथ हो गई। कब हुई बेटा, अगेन 30/9 को उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब जो सेल थी कब से कब तक, 30/9/20 की ले लेते हैं, 1/4/20 से लेकर 30/9/20 तक, दैट वाज 5 लाख रुपए। ठीक है, और साथ साथ जो सेल थी 19/20 की और जो प्रॉफिट था 19/20 का, वो भी दे रखा था। सेल वाज 80,000 एंड प्रॉफिट वाज 1,60,000। ठीक है, अब आपको निकालना है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपको पता है ना, मुझे प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, पीटीएस। पीटीएस चाहिए ना, अब पीटीएस के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट के लिए मुझे इस साल की सेल दे रखी है, लेकिन बेटा मुझे प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगी, पिछले साल यानी जो मेरा प्रीवियस ईयर है उसकी सेल और प्रॉफिट से मैं क्या निकालूंगी, प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगी। कैसा आता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इनटू में 100, that is 1,60,000 divided by 8 lakh into में 100, कितना है बेटा, 20% आया। ये 20% मैं किस सेल से इंटू करूंगी, करंट ईयर की सेल से। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको समझ भी आ गया, अभी इसके अंदर एक ट्विस्ट बाकी है, ध्यान से सुनिएगा, ट्विस्ट बाकी है। तो करंट ईयर की सेल कितनी थी बेटा,
5 लाख। 5 लाख में हमने प्रॉफिट शेयरिंग इनटू किया तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। बट मुझे तो प्रॉफिट नहीं निकालना था, मुझे निकालना था डिसीज पार्टनर का शेयर, और डेथ हुई है सी की, तो मुझे पीटीएस यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये प्रॉफिट है 1 लाख जो मैंने कैलकुलेट किया। हाँ। क्या मैं टाइम से इंटू करूं? नहीं, 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 टाइम से इंटू नहीं करूंगी, बताती हूँ क्यों। फिर क्या मैं शेयर से इंटू करूं? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका प्रॉफिट जो हमारा डिसीज पार्टनर है उसका शेयर आया 20,000। अब क्वेश्चन आता है, दीदी आपने टाइम से इंटू क्यों नहीं कराया? बेटा सीधी सिंपल सी बात है, क्या ये सेल कब तक की है? कब तक की सेल है? 1/4/20 से 30/9/20 तक की। तो जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो भी कैसा निकलेगा? इसी पीरियड का तो निकलेगा, पूरे साल का थोड़े ना निकलेगा। तो यानी जो ये प्रॉफिट 1 लाख का निकला है इसमें टाइम ऑलरेडी कंसिडर्ड है, क्योंकि सेल हमने कितनी ली है? इसी टाइम पीरियड की ली है। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना कि 1 लाख इंटू में सीधा शेयर करेंगे, टाइम हमने ऑलरेडी इसमें कंसिडर कर लिया है। 100% समझ आया तो 100% लिखिए।